में पढ़ाई और लिखाई ये दोनों हो रहे हैं। उसके बाद लिखे हुए को याद करने वाला काम वो बेशक अभी ना हो, वो ओवर वीकेंड्स पे डाला जा सकता है ताकि मंडे वाले टेस्ट की अच्छी साथ साथ तैयारी हो। लेकिन लिखने वाला काम साथ के साथ हो गया तो बेस्ट है, क्योंकि लिखते लिखते जो लोग साथ साथ लिख रहे हैं उन्होंने नोट किया होगा कि लिखते लिखते बहुत सारी चीज़ें जहन में बैठना शुरू हो गई हैं। और फिर अब आपने लिखे हुए को जब देखेंगे तो आपको यकीन माने बड़ा फ़ायदा होगा, आपको लगेगा कि ये तो कमाल हो गया। जी, बुक्स कब तक आएंगी? मेरा वही जवाब जो कल भी था और परसों भी था। मैंने पिछले वीकेंड पे पब्लिशर को भेज दी थी किताबें। अब वो अपने तौर पे उनका एक टाइम एक प्रोसेस होता है। दूसरा ख़ास तौर पे ये जो हमारी चेंजिंग मार्केट है ना, इकोनॉमिकली चेंजिंग मार्केट, इस वक्त कागज़ के मसले चल रहे होते हैं, कुछ और इस तरह के मसले मसाइल चल रहे होते हैं। तो जितना वैसे उन्हें जल्दी है, मतलब हम सबसे ज़्यादा जल्दी उन्हें हैं जिन्होंने बेचना है, ठीक है, उन्होंने 2000 कॉपियाँ पूरे पाकिस्तान में बेचनी होती हैं। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो बंदा इंटरेस्टेड है इसको जल्दी लेके आने में, तो वो वही है जिसके पास किताब है। तो इस वक्त वो है राइट हैंड्स में। अगर उसके बाद भी वो डिले हो रही है तो इसका मतलब है कुछ इतना बड़ा मसला है कि जो उनके कंट्रोल में नहीं है। आई स्ट्रांगली बिलीव कि इस वीकेंड पे किताब मार्केट में होनी चाहिए इंशाल्लाह। मुझे ऐसा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, लेकिन बहरहाल कुछ कह नहीं सकते। तो अगर वीकेंड में मार्केट में आ गई तो आप लोगों को मंडे को किताब मिल रही होगी इंशाल्लाह ताला। तो तब तक आपके पास हैंडआउट्स तो हैं ही, इस पे निशान लगाते रहें। एक दफ़ा किताब आई, 1 घंटे की एक्टिविटी, इसके निशान उठा के उसके ऊपर कॉपी पेस्ट कर लें, ठीक है। तो इस वक्त ये शुरू में थोड़ा सा जो है ना, आई के अपने बीच में हमें थोड़ा सा गुमराह किया ये बता के कि 2022 का रिवाइज एडिशन आ रहा है, और बाद में पता लगा कि वो उनके अपने एंड से एरर था, कोई रिवाइज एडिशन नहीं आना था, 2022 वाला एडिशन ही चलना था। उन्होंने हमें इतना टाइम गुजार दिया, अदरवाइज सेशन स्टार्ट होने से पहले एक किताब जो है वो चली जाती। हाँ नहीं, अगर तो किताब किसी के पास इमीडिएट पिछले सेशन की है तो उसमें और इस किताब में मुश्किल से एक आध पास पेपर का फ़र्क है, एक आध अटैम्प्ट मजीद अपडेट हुई है। अदरवाइज सिलेबस चेंज नहीं हुआ। जो उन्होंने सिलेबस में चेंज नहीं थी लेकिन किताब में चेंज का वो कह रहे थे, वो किताब भी चेंज नहीं हुई। जी, आप लोगों ने पढ़ा? आप लोगों को 4 तरह की चीज़ें समझ आ रही हैं। वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट क्या चीज़ है? ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, ऐसा एग्रीमेंट जिसमें कुछ मसलों मसाइल हैं, ऑफ़र का मसला है, एक्सेप्टेंस का मसला है, कंसिडरेशन का मसला है, लीगल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, कोई भी टेक्निकल या लीगल या किसी भी किस्म का इशू हो तो हम कहेंगे कि ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं है, ये एग्रीमेंट है वॉइड। और वॉइड एग्रीमेंट वो होता है जो शुरू से ही वॉइड होता है, वॉइड अब इनिशियो, हमेशा से ही वॉइड था। फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? एग्रीमेंट जो जेन्युइनली एनफोर्सेबल बाय लॉ हो, जिसमें कोई मसला ना हो, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है। बट ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कभी कभी आगे जाके वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। कुछ ऐसा होता है कि ये सीजेस टू बी एनफोर्सेबल हो जाता है, कोई लीगल मसला आ जाता है, कोई प्रैक्टिकल मसला आ जाता है, जैसे हमने कहा बंदा ही मर गया, हमने कहा नया कानून आ गया, तो आगे जाके कुछ ऐसा होता है कि ये कभी कभी वॉइड हो जाता है। तो ये जहन में रखना है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट शुरू में लामहला लाजमी वैलिड था। अगर शुरू में ही वो वैलिड नहीं था तो इसका मतलब वो एग्रीमेंट ही गलत था। तो अगर वॉइड एग्रीमेंट हो तो वो कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को जनरेट नहीं कर सकता। अगर एग्रीमेंट ठीक हो एंड एनफोर्सेबल भी हो तो फिर बन जाता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट बनते वक्त वैलिड था और आगे चल के कुछ ऐसा हुआ कि वो वॉइड हो गया। तो एग्रीमेंट के बारे में कहते हैं हमेशा से ही वॉइड था, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कहते हैं वॉइड हो गया। ये बात क्लियर है? एक वॉइडेबल भी था। ये वॉइडेबल क्या चीज़ थी? ठीक है, 2 या चंद पार्टीज अगर होती हैं, ठीक है, एक एग्रीड होती है और एक डिफॉल्टिंग होती है। डिफॉल्टिंग जिसने डिफॉल्ट किया, गड़बड़ की, बेईमानी की, ठीक है। अब एग्रीव पार्टी को अगर लॉ को नजर आए कि एक या चंद बंदों के साथ जुल्म हुआ है, मतलब अगर 2 पार्टीज हैं तो एक के साथ जुल्म हुआ होगा, ज़्यादा पार्टीज हैं तो कुछ के साथ जुल्म हुआ होगा, कुछ ने जुल्म किया होगा, तो एक या कुछ जिन पे जुल्म हुआ है, लॉ उनको इख्तियार दे देता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड डिक्लेयर करके एग्जीक्यूट करवा लो, और चाहो तो कहो कि नहीं भाई मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मैं तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दूँगा। तो कॉन्ट्रैक्ट को मनसूख करना या कॉन्ट्रैक्ट को लेके चलने का इख्तियार मजलूम को दे दिया जाता है, ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो चारों डेफिनेशंस जो आपके सामने आई, उनकी लैंग्वेज में कोई कन्फ्यूजन, कोई लाइन आइटम आपको परेशान कर रही है तो मुझे बताइए। इन चारों में कोई चीज़ अगर कंफ्यूज कर रही है, समझ आने आपने सलूक ये करना है कि आप
क्रैम कर लिया करना है। ठीक है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, हमने ये कहा एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइड भी हो सकता है और वैलिड भी हो सकता है। एट द ऑप्शन ऑफ सम, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कुछ के कहने पे होता हो जबकि बाकियों के कहने पे नहीं, यानी कि कुछ ऐसी पार्टीज हो जिनको इख्तियार मिले कि तुम बताओ कॉन्ट्रैक्ट ठीक है या नहीं। तो ये कुछ कौन है, नीचे वाली लाइन ने एक्सप्लेन किया कि वो मजलूम है। एग्रीव पर्सन को इख्तियार मिलता है कि वो चाहें तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करें और चाहें तो कह दें कि ये कॉन्ट्रैक्ट फारिग है, हमें नहीं चाहिए ये कॉन्ट्रैक्ट। जी मैं समझ सर, यानी एक पार्टी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो वो पार्टी दूसरे को बाय लॉ निकलवा सकती? नहीं, तो स्ट्रॉन्ग पार्टी बाय लॉ, लॉ तो होता ही मजलूम के लिए, तो स्ट्रॉन्ग पार्टी बाय लॉ नहीं निकलवाएगी, स्ट्रॉन्ग पार्टी बदमाशी से निकलवाएगी क्योंकि कानून बनता मजलूम के लिए। हाँ, अब अगर वो कानून वालों के थ्रू निकाले तो वो और चीज़ है। तो हमने इस पेपर में एक अजम्पशन लेनी है, कानून वाले अपना काम सही करते हैं, हमने अजम्पशन लेनी है। हमने ये कहते हैं ना अदालत में केस चला जाएगा, फिर उसके बाद हासा नहीं निकलना चाहिए कि लोग गई 15 साल की। तो हमने ये अजम्पशन लेनी है, हम कानून पढ़ रहे हैं तो कानून पढ़ते हुए कानून का एहतराम बड़ा ज़रूरी है। तो किसी भी जगह तौहीन कानून जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो हम ये कि अगर हम कहेंगे ना कि ये तो अब अदालत डिफाइन करेगी कि कौन सही है कौन गलत, तो फिर हमें ये मानना पड़ेगा कि अदालत यहाँ पे सही मुजरिम को सज़ा दिलवा देगी। तो ये अजम्पशन हमने नहीं लेनी कि अगर पुलिस वाले को किसी ने साथ मिला लिया फिर क्या होगा, अगर जज को साथ मिला लिया तो क्या होगा। ये गलत बातें हैं, ये पाकिस्तान जैसे महज़ब माशरे में ऐसी बातें नहीं होती। बिज़नेस लॉ पढ़ते हुए हमने अकीदत व एहतराम के साथ, जब हम पाकिस्तान के लॉस पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें भरोसा करना पड़ेगा पाकिस्तान के सिस्टम पे। तो इसलिए पेपर की हद तक आपने जहन में यही रखना है कि जो कानून हैं ये वाकई ही फॉलो होते होंगे। अगर आप एक कानून पढ़ें और आपको लगे ही ना कि ये फॉलो होते हैं तो फिर आप याद कैसे करेंगे जब आपके दिल में ही उसका एहतराम नहीं होगा। तो इसलिए इस वक्त समझ लें कि जो मैं बातें कर रहा हूँ ये होती होंगी, ठीक है, इंशाल्लाह। चारों बातें समझ आई। फिर उसके बाद हमने कहा कि एसेंशियल्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के कोई से 7 एसेंशियल्स मुझे बताने का शर्फ हासिल करेंगे किबला इस लेन में सबसे एंड पे कोई से 7 आपने मुझे वो बता देने एसेंशियल्स जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए चाहिए होते हैं। निशानी बता देता हूँ, 2 पहले पढ़ चुके हैं और बाकी अभी पढ़ने हैं। आज़ाद, जहनी तौर पे पार्टीज को आज़ाद होना चाहिए। फ्री कॉन्सेंट भाई ने बोला। चलें, आप 7 वाले भाई से मशवरा कर सकते हैं, आप दोनों ने मिलकर 7 पूरे करने हैं। 7 वाले भाई जो बड़ी तेज़ी से किताब पढ़ने में महव थे। जी किबला, फ्री कॉन्सेंट इन्होंने बोला, ज़रा एक आप भी कोशिश करते हैं। गुड। ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, मकसद गलत नहीं होना चाहिए, मकसद इलीगल नहीं होना चाहिए। 2 बातें हो गई। लें जी, आपके 7 वाले भाई ने सपोर्ट कर दी। अच्छा, वो भाई ने फ़ौरन से इधर देखा कि मेरे साथ इस वक्त मैं एक ऐसी लेन में बैठा हूँ जहाँ मेरे साथ सिर्फ एक बंदा बैठा है। लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए। भाई ने थोड़ा सोचा तो उन्हें समझ आया कि जब लॉफुल ऑब्जेक्ट हो सकता है तो फिर कंसिडरेशन भी। तो कंसिडरेशन, वजह, मुआवजा, बदला जो कॉन्ट्रैक्ट के बदले आपको मिलना है वो भी लीगल होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट का मकसद भी लीगल होना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट के बदले जो आपको मिल रहा है वो भी लीगल होना चाहिए। 3 चीज़ें हो गई। जी मैं एक हिंट दे देता हूँ, चैप्टर 2 में 2 चीज़ें लिखी हुई हैं जो साथ में आपसे पूछ रहा हूँ। वो कॉम्पिटेंट हो, वो पर्सन जो पार्टीज़ हैं वो कॉम्पिटेंट टू डू कॉन्ट्रैक्ट हो, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हों, वो इस काबिल हों कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। मतलब वो मेजॉरिटी की एज और वो जो कुछ बातें पड़ी थी। लें जी, सिर्फ 3 रह गए जिसमें से 2 चैप्टर 2 से आने हैं। चैप्टर 2 वाले ऑफर एक्सेप्टेंस, उन्होंने कहा ये मैं अपने ज़िम्मे डालूं ताकि आखिरी वाला 7 वाले भाई पे जाए। तो ऑफर और एक्सेप्टेंस जो चैप्टर 2 वाले थे वो बिल्कुल ऐसे ही है। असल में वो भी एसेंशियल्स हैं, लेकिन चूंकि वो पढ़ने के बाद वो एग्रीमेंट के अंदर पढ़ लिए, जब आगे आए कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई तो ये अजम्पशन ली कि वो 2। अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट
में जो एसेंशियल्स दिए हुए हैं उसमें वैलिड ऑफर और वैलिड एक्सेप्टेंस भी एसेंशियल है। आखिरी चीज़ क्या बच गई है? लॉ ने मना ना किया वो हो, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड नहीं होने चाहिए, लॉ ने एक्सप्रेसली मना ना किया वो हो। अब हमने बड़ी कोशिश करके हिम्मत करके 7 इकट्ठे कर लिए, तो अब इकट्ठे पूछ लेते हैं। ऑफर एक्सेप्टेंस, कंपिटेंट हो, कंसिडरेशन लॉफुल हो, ऑब्जेक्ट लॉफुल हो। चलें आप बाकी 2 में मदद कर दें। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड हो, फ्री कॉन्सेंट हो, आज़ाद जहन हो, जहनी तौर पे आज़ाद हो, इस तरह से करके आप ग्रुप्स बना सकते हैं। ऑफर एक्सेप्टेंस का ग्रुप बन गया, लॉफुल कंसिडरेशन लॉफुल ऑब्जेक्ट का बन गया, फ्री कॉन्सेंट और पार्टीज़ की कंपिटेंस के जहनी तौर पे भी आज़ाद हों और ख़ुद भी इस काबिल हों, और इसके बाद फिर बच ही जाता है जिसको लॉ ने ख़ास तौर पे मना ना किया हो। तो इनमें से हम लोगों ने 5 कल की डिस्कशन में देखे थे, क्योंकि ऑफर एक्सेप्टेंस हम पीछे से पढ़ के आ रहे थे, तो हमने इन 5 का जिक्र किया, जिनमें से 3 हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं इंशाल्लाह और 2 अगले चैप्टर में। तो ये मुझे बताइए, पाँचों में कोई कन्फ्यूजन? भाई ने कुछ पूछना था, कन्फ्यूजन क्लियर हो जी? लॉ ने मना ना किया हो, यानी कि अब इसका मतलब है कि हम अगले चैप्टर में जाके एक लिस्ट ऑफ एग्रीमेंट देखेंगे जो लॉ ने मना कर दिया, उसने कहा ये वाले आपने नहीं करने। अभी हमने इन सारों की डिटेल में जाना है। खाली वर्ड ऑफर पढ़ाने के बाद आपने देखा हमने ऑफर में कितनी सारी बातें की, एक्सेप्टेंस में बातें की, इसी तरह से इन 5 पे अलग अलग बातें होनी है। अभी हमने इनमें से एक उठाया है, फ्री कॉन्सेंट, जिसके ऊपर हम लोगों ने कंपिटेंस ऑफ पार्टीज़ हमने उठाया है, और उसके ऊपर इसको कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ भी कहते हैं, कंपिटेंस ऑफ पार्टीज़ भी कहते हैं। तो पार्टीज़ की कंपिटेंट के ऊपर बात करनी शुरू की, और कल हम लोगों ने इसमें माइनर की डिस्कशन की। पार्टीज़ कंपिटेंट होनी चाहिए। ये 5 लाइन में कोई कन्फ्यूजन नहीं है। पार्टीज़ कंपिटेंट होनी चाहिए। कंपिटेंट पार्टी किसे कहते हैं? एक किसी भी बंदे में वो क्या शराइत हो कि हम कहें वो कंपिटेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? पता नहीं, कल आप आए थे, आपका पहला दिन है, तो आप इतने दिनों से कहाँ थे? पेपर तो कब के ख़त्म हुए थे पीआरसी के? ठीक है जी, 7 वाले भाई। ठीक है, ठीक है, लॉ ने मना ना किया हो। 3 चीज़ें हैं, एक बंदा मेच्योर एज का हो, यानी मेजॉरिटी की एज को पहुंच गया हो, नंबर 1। नंबर 2, वो साउंड माइंड भी हो, अक्लो शऊर भी रखता हो, सोच समझ भी रखता हो, जहनी तवाज़ुन ठीक हो, एंड उसको लॉ ने मना ना किया हो कि ख़बरदार तुम तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ये सारी शर्तें अगर पाई जाएंगी किसी बंदे में, तो फिर हम ये कहेंगे कि यस, ये बंदा जो है वो कंपिटेंट है, कंपिटेंट टू डू कॉन्ट्रैक्ट है। इन 3 बुलेट्स में कोई कन्फ्यूजन, इन 3 लाइनों में कोई कन्फ्यूजन। इनमें से हमने भी एक पढ़ने लगे और बाकी जो है हम उसको अभी देखेंगे जी। सर ऐसा होता है कि कंपनी कॉम्पिटेंट हो लेकिन उसका जो एग्रीमेंट करने वाला बंदा आया हो वो कॉम्पिटेंट ना हो। जी, अब सवाल ये कि अगर एक कंपनी है वो कंपिटेंट है, लेकिन जो बंदा उनके बिहाफ पे एग्रीमेंट कर रहा है वो कंपिटेंट ना हो, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है। जब किसी के बिहाफ पे कोई एग्रीमेंट करता है तो उसको कहते हैं एजेंट। एजेंट के क्या रूल्स हैं, क्या सिचुएशन है, एक पूरा चैप्टर है हमारी किताब में, चैप्टर 10, वो हमें बताएगा कि एजेंट के क्या कवानीन है। उसमें हम जाके देखेंगे कि मेन पार्टी का तो कंपिटेंट होना ज़रूरी है, क्या एजेंट का भी कंपिटेंट होना ज़रूरी है, वो हम फिर वहाँ चल के डिटेल से डिस्कशन करेंगे जी। माइनर की बात करते हैं। माइनर वो जो एक ख़ास एज क्रॉस कर चुका हो। कितनी एज? नॉर्मल केस में 18 ईयर्स, 21 ईयर्स कौन से केस में? गार्डियन अपॉइंट हुआ वो, तो फिर 21 ईयर्स। फिर हम लोगों ने माइनर से रिलेटेड कुछ बेसिक पॉइंट्स पढ़े थे और मैंने एक आध पॉइंट आप लोगों को कैरी फॉरवर्ड करवाया था जी। एक आध इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक आध था और एक था, तो एक आध जी। एग्रीमेंट विद माइनर वॉइड एब इनिशियो है, ये बात क्लियर है? माइनर से एग्रीमेंट हो ही नहीं सकता, वो एग्रीमेंट ही गलत है। कॉन्ट्रैक्ट तो बहुत आगे की बात है, वो एग्रीमेंट ही गलत है जो माइनर के साथ हो रहा है। ये वाली लाइन सबको क्लियर है?
इट इज़ नेसेसरी, और मैंने कहा था यहाँ माइनर के बजाय पर्सन लिख देंगे तो जुमला थोड़ा सा ज़रा और लॉजिकल बन जाएगा। इट इज़ नेसेसरी दैट पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट द टाइम ऑफ एंटरिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एंटर होते वक्त बंदे का कॉम्पिटेंट होना ज़रूरी है। फिर उन्होंने कहा अगर एग्रीमेंट विद द माइनर कैन नॉट बी रेटिफाइड सब्सिक्वेंटली, एक बच्चा है उसने एग्रीमेंट किया है, उसे बाद में सब्सिक्वेंटली रेटिफाई नहीं कर सकते जब वो मेजॉरिटी अटेन कर ले। क्यों? एट द टाइम ऑफ मेकिंग एग्रीमेंट पर्सन का कॉम्पिटेंट होना ज़रूरी है। और रेटिफिकेशन का क्या मतलब था भला? तस्दीक करना, कंफर्म करना। तो माइनर ने एक एग्रीमेंट किया, वो उस वक्त गलत था, बड़े होकर उसने कहा जी उस वक्त मैं छोटा था, लेकिन वो वाली बात मैं अब उसके ऊपर कायम हूँ, तो ये रेटिफिकेशन भी नहीं चलेगी। ऐसा मामला जो एट द टाइम ऑफ एंटरिंग आप कॉम्पिटेंट ना हो, वो फिर एग्रीमेंट बनता ही नहीं। जी, ये पॉइंट क्लियर है? पक्का? तीसरा पॉइंट मैंने आपको छुड़वा दिया था। चौथे में हमने कहा जॉइंटली अगर एंटर होगा तो कौन फंसेगा? बड़ा। ये क्लियर है। पांचवें में हमने यहाँ से ये रूल ऑफ एस्टॉपल से आगे वाली बात नहीं पढ़ी थी, क्योंकि इसमें तस्करा एक ऐसे कॉन्सेप्ट का है जो आगे 13वें चैप्टर में जाके आता है। अगर माइनर फ्रॉडुलेंटली ये डिक्लेयर करे कि मैं एज ऑफ मेजॉरिटी हूँ और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाए, तो भी कौन फंसेगा? वो मेजर फंसेगा। कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन, कोई परेशानी? माइनर को लॉ इतनी प्रोटेक्शन क्यों दे रहा है? क्योंकि माइनर जब लीगली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता तो कहीं ऐसा ना हो कि उसे बेवकूफ़ बनाए और उसे कॉन्ट्रैक्ट कर ले। वो तो बच्चा है ना, है तो बेवकूफ़, तो ऐसा ना हो कि वो बेवकूफ़ी में अपना नुकसान कर बैठे। तो कानून ने उस बच्चे को बचाने की कोशिश की है। उसे क्या पता आजकल किस किस्म के बच्चे आ रहे हैं, ठीक है? ये 1872 के बच्चे बड़े भोले भाले होते थे, बड़े मासूम से होते थे, उन्होंने दुनिया नहीं देखी होती थी। आजकल तो वो बच्चा मोबाइल में व्हाट्सएप और ये सारा कुछ, वो हर तरफ, वो हर वक्त पूरी दुनिया से कनेक्टेड है। लेकिन बहरहाल हम चूँकि 1872 का कानून पढ़ रहे हैं, तो उसने माइनर को ये सारी प्रोटेक्शन दी है। वो मानता है कि माइनर एक शरीफ आदमी है, मासूम आदमी है। इंसॉल्वेंट को क्या है? अगर मीनिंग बताना होता तो मैं ये लाइन पूरी क्यों छुड़वाता? इंसॉल्वेंट अभी थोड़ी सी देर बाद, आज मोस्ट प्रोबेबली उसका तस्करा आ जाएगा। जी, क्या चीज़? ठीक है जी। अगर एक बंदा 18 साल से ऊपर का है और उसका आईडी कार्ड नहीं बना हुआ और फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट करे, तो एज के हिसाब से तो वो मेजर है। उसने चूंकि आईडी कार्ड नहीं बनवाया तो इसके ऊपर जुर्माना उसको अलग से होगा। लेकिन बहरहाल कानूनी एतबार से कानून ने ये नहीं कहा कि मेजर वो है जो 18 साल का हो और जिसने गवर्नमेंट में इंदराज भी कराया हुआ हो। तो 18 साल के होने के बाद वो मेजर बन गया। इंदराज ना कराने के जो जुर्माने हैं, नुकसान है, वो अलावा है, वो माइनर के ऊपर मेजर। जी, अब अगेन डिपेंड करता है। ये असल में जो 18 साल के बाद आईडी कार्ड पे सीरियस नहीं है, तो बचपन में उसके बेफॉर्म पे कोई भी सीरियस नहीं होगा, क्योंकि आईडी कार्ड इतनी ज़रूरी चीज़ है। और अगर वही नहीं बन रही तो फिर शायद गुमान ये है कि उस बच्चे का शायद बेफॉर्म भी ना बने किसी टाइम पे। तो जब हम इफ़ में जाएंगे तो इफ़ के अंदर तो फिर बहुत सारी डायमेंशंस हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि चलें एग्रीव पार्टी किसे कहते हैं? जो मजलूम है। एक जगह एक कांटों वाली झाड़ी है, आप उसे मुक्का मारें ज़ोर से, मजलूम कौन है? आप। तकलीफ़ किसे हुई? आपको। झाड़ी का क्या कसूर? वो तो मासूम है, उसको तो नहीं पता। तो टेक्निकली जो गलत बंदे से डील करेगा, जो बड़ा होके गलत डील करेगा, अल्टीमेटली मजलूम भी वही है और कसूरवार भी वही है। तो वही बात है कि आप अपने आप को मजलूम कहेंगे जब आपको चोट लगेगी, लेकिन मैं आपको कसूरवार भी मैं कहूँगा क्योंकि आपने कांटों की झाड़ी में मुक्का मारा, जो कि आपको पता था गलत चीज़ है। तो माइनर के साथ डील की और माइनर ने धोखा दिया, तो आपके साथ दो जुल्म हुए। एक तो ये है कि आपने धोखा खाया, और दूसरा ये कि आपको उसका कोई वो नहीं मिलेगा, कोई आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा, कोई रेमेडी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप बड़े थे और आपको फिर भी नहीं पता था कि माइनर से डील नहीं करना। हालांकि माइनर ने आपको गुमराह किया है, वो तो बच्चा है ना, शरारती है, हाँ सॉरी कह के चला जाएगा। तो ये तो बड़ा है, जो कि मतलब एक बच्चा बड़ों की बातों में आ जाए समझ आता है, एक बड़ा बच्चों की बातों में आ जाए
तो फिर ऐसे बड़े के साथ यही होना चाहिए। तो कानून ने जो है ना इसलिए उस बड़े को डराया है ताकि कोई भी बड़ा किसी बच्चे से डील करते हुए जो है थोड़ा सा डर के करे। जी, रेटिफाई का मतलब क्या है? तस्दीक करना, बाद में किसी एक्शन को कंफर्म करना। ये ऐसे ही है जैसे क्लास में टेस्ट हो रहा हो, आप कहें सर सवाल नंबर 2 में मसला है, यहाँ पे टीए भाई मौजूद हो, वो कहें अच्छा हाँ सर ने बताया था कि सवाल 2 में मसला है, ये काट के मैं इसकी जगह ये लिख रहा हूँ, आप ये कर दें। अब आपको डाउट है कि पता नहीं सर ने कहा था या इन्होंने अपने तौर पे वैरायटी कराई है। अब अगले दिन जब मैं आऊँगा तो आप कहेंगे सर वो जो पिछले दिन वो सवाल लिखवाया गया था वो आपने कहा था, मैं कहूँगा हाँ मैंने कहा था। ये कहते हैं रेटिफिकेशन, कि आप बाद में किसी गुज़िश्ता अमल की तस्दीक कर रहे होते हैं। तो माइनर अगर फ्यूचर में बड़ा होने के बाद कहे कि पास्ट में मैंने जो वो एग्रीमेंट किया था वो वैलिड था, तो हम उसको वैलिड नहीं मानेंगे, क्योंकि एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट वो माइनर था और कंपिटेंट होना चाहिए था उस वक्त। डन। एक स्टेप आगे चलते हैं, साउंड माइंड की बात करते हैं। साउंड माइंड कौन है? इंग्लिश तो हम बाद में देखेंगे, पहले उसको समझेंगे। साउंड माइंड वो है जो अनसाउंड ना हो, और अनसाउंड वो है जो साउंड माइंड ना हो। साउंड माइंड, एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट अगर एक शख्स इतना अक्लो शऊर रखता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट में अपना अच्छा बुरा सोच सके, समझ सके, जान सके, तो ऐसे में हम कहेंगे कि वो साउंड माइंड है। दोबारा सुन लें, एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट अगर वो इस काबिल हो कि उस कॉन्ट्रैक्ट को समझ सके और उसमें अपना अच्छा बुरा जान सके, तो फिर वो है साउंड माइंड। यहाँ जो एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम अनसाउंड की बात करते हैं तो अनसाउंड की 3 कैटेगरीज हैं। ट्यूटर नोट में मैं आपके सामने लिखी हैं, आईकैप ने वो कैटेगरीज हटा दी लेकिन उनके रूल्स हमें बताए हुए हैं। अनसाउंड माइंड की एक कैटेगरी है स्पेसिफिक पर्सन, जिसको लॉ इडियट भी कहता है। दूसरी कैटेगरी है ल्यूनेटिक, और तीसरी है ड्रंकन पर्सन, या बहुत ज़्यादा फीवर की शिद्दत में एक बंदा मौजूद हो। साउंड माइंड कौन है? एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट इस काबिल हो कि उस कॉन्ट्रैक्ट को समझ सके, उसमें अपना अच्छा बुरा जान सके। तो अनसाउंड वो होगा जो ऐसा ना कर सके। अनसाउंड की 3 लेवल है, 100% पागल, मोर ऑफ अ पागल, लेस ऑफ अ पागल। एक बंदा जो जहनी तौर पे बेचारा माजूर है, जो पैदाइशी जिसमें जहनी कमी है, पैदाइश के वक्त ही उस बेचारे का जहन काम नहीं करता था, वो स्पेसिफिक पर्सन है, वो स्पेशल चाइल्ड है। लॉ ये कहता है कि वो लोग जिनका जहनी तवाज़ुन पूरा का पूरा ख़राब है, जो पैदाइशी तौर पे ख़राब है, रूल क्या था? एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट अगर आप होशो हवास में हैं तो फिर आप साउंड पर्सन कहलाएंगे। तो ये बेचारा स्पेसिफिक पर्सन कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, इसके ब्याह पे इसका कोई गार्डियन वगैरह ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा जो उसकी टेक केयर कर रहा है। इसको हम तकरीबन माइनर काउंट करेंगे, क्या ठीक है, इसका कुछ नहीं हो सकता। तो अनसाउंड माइंड की पहली कैटेगरी स्पेसिफिक पर्सन जो कि बाय बर्थ ही डेफिशिएंट है, जो कि 100% उसका जहन काम नहीं करता, और ऐसे बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट सिरे से ही वॉइड है, वॉइड। इसके साथ एग्रीमेंट ही वॉइड है, तो एग्रीमेंट वॉइड है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट तो हो ही नहीं सकता। ल्यूनेटिक और ड्रंकन पर्सन। ल्यूनेटिक वो जिसको पागलपन के दौरे पड़ते हो, कभी कभी ठीक भी इंटरवल्स होते हो लेकिन ज़्यादातर पागलपन की हालत में रहता हो। आपको पता है कि बहुत सारे पागल इस तरह से होते हैं कि एट इंटरवल्स वो मैच्योर बात कर रहे होते हैं, वो साफ़ सुथरी बात कर रहे होते हैं, वो कंफ्यूज बात नहीं कर रहे होते, वो मुश्किल बात नहीं कर रहे होते, वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग लगते हैं, लेकिन अगले ही लम्हे अचानक से कहते हैं मैंने सीए करना है। तो जाहिर है आप उनको आप समझ जाएंगे कि कमलासा गया है, ये गलत तरफ चल पड़ा है। तो ल्यूनेटिक वो
जो ज़्यादातर पागलपन की हालत में रहते हैं, लेकिन कभी कभी उन पे साउंड इंटरवल्स भी आते हैं। तो ज़रा सोच के बताएं, ये कॉन्ट्रैक्ट कब कर सकते होंगे? जब साउंड माइंड है, और जिस वक्त साउंड माइंड का इंटरवल नहीं है तब नहीं कर सकते। अच्छा, अगर आपको पता है कि एक बंदे को पागलपन के दौरे रहते हैं और उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहें, तो आपको ये पता है कि ज़्यादातर तो ये पागल है, मैं इससे उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट करूँ जब ये सही है। तो जिस वक्त आपको लग रहा होगा सही है, आप कंफर्म करेंगे उसके डॉक्टर से, उसके किसी रिश्तेदार से कि हाँ भाई इस वक्त बताओ ये साउंड माइंड है। अगर वो तस्दीक करेगा तो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और कल को पता लगा नहीं जी उस टाइम पे भी पागल था, तो बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा उस बंदे पे जिसने कंफर्म किया था, जिसने ओके किया था कि हाँ भाई ये बंदा जो है वो सही है। तो इसका मतलब ये है कि वो आप अगर इसके साथ डील करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए किसी बंदे की राय लेनी पड़ेगी कि क्या ये इस वक्त साउंड इंटरवल में है, और फिर इसके साथ उस वक्त डील करनी होगी। ये ज़्यादातर अनसाउंड इंटरवल में होता है, लेकिन कभी कभी साउंड होता है। इनके साथ डील क्यों की जाती है? हो सकता है इनके पास कोई प्रॉपर्टी हो सकता है ये इनका कोई बिजनेस हो। मतलब देखें ना, एक अच्छा भला सेहतमंद आदमी भी अचानक से पागलपन की बीमारी का शिकार हो सकता है। तो हो सकता है उसके बहुत सारे एसेट्स हों, बहुत सारे कारोबार हों, तो उसके साथ लोग कारोबार करना चाहते हो, लेकिन उसके लिए भी उन्हें इंतज़ार करना पड़ेगा उसके साउंड इंटरवल का, जो कि कम होता है। तो ऐसे में फिर आप किसी से कन्फर्मेशन लेंगे और फिर फंसेगा वो जो कन्फर्म करेगा। तो आप किसी से कन्फर्मेशन लेंगे और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब ये साउंड इंटरवल्स में है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, और जब ये अनसाउंड इंटरवल में तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। जी क्लियर? ड्रंकन पर्सन, अब अगेन पाकिस्तान के माहौल में थोड़ा सा मुश्किल है इसको समझाना। अगर एक बंदे ने बहुत ज़्यादा लस्सी पी रखी हो और वो लस्सी के नशे में आ गया हो, उसने इतनी लस्सी पी ली हो कि वो बहकी बहकी बातें करना शुरू कर दे, ये बंदा नॉर्मली तो सही होता है, लेकिन जब सुबह के वक्त लस्सी पी लेता है अचानक बहुत सारी, तो कुछ देर के लिए अनसाउंड हो जाता है। तो जो ड्रंकन पर्सन है ये इस वाले रूल में नहीं है, ये ज़्यादातर पागल था, कभी कभी ठीक था, और वो ज़्यादातर ठीक है, कभी कभी लस्सी ज़्यादा पी लेता है। ठीक है, तो जब कभी नशे में हो तो उस दौरान उससे कॉन्ट्रैक्ट करना ठीक नहीं है, और जब रेगुलर हो तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मशकूक बात क्या है? मतलब एक किसी भी बंदे के बारे में अगर आप उसे कॉन्ट्रैक्ट करने लगे हैं तो जो ज़्यादातर ठीक रहता है और कभी कभी पी रखी हो, तो मशकूक बात क्या है कि ये इस वक्त सही है या इसने पी रखी है? एक मिनट इधर बात करते हैं। ये बंदा ज़्यादातर पागल था, कभी कभी सही होता था, तो मशकूक बात क्या है? यानी इससे जो डील कर रहा है उसके जहन में मशकूक बात क्या आएगी? ये इस वक्त सही है क्योंकि ज़्यादातर तो पागल है। तो जो काम कभी कभी होता है वो इस वक्त हुआ है या नहीं हुआ, तो वो कंफर्मेशन लेगा कि क्या ये इस वक्त, ये नहीं पूछेगा क्या ये इस वक्त पागल है, वो क्या पूछेगा क्या ये इस वक्त सही है। और जो बंदा ज़्यादातर सही रहता हो और कभी कभी पी लेता हो, तो क्या ये इस वक्त इसने पी तो नहीं रखी? तो इसमें जो इल्ज़ाम लगाएगा वो कहेगा मैंने इससे डील नहीं करना, इसने तो पी रखी है। तो फिर बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसी के ऊपर आएगा। बर्डन ऑफ प्रूफ समझते हैं कि अदालत में अगर जाएगा मामला और वहाँ पे हो कि ये दो बंदों में कन्फ्यूजन है, उसका तो पता है वो जहनी तौर पे फारिग है, जो प्योर साउंड है उसका भी पता है वो बिल्कुल ठीक है, ये दो दरमियान के फेज़ में है, ज़्यादातर पागल कभी कभी ठीक, ज़्यादातर ठीक कभी कभी पागल। तो यहाँ बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा जिसने कन्फर्म किया, वहाँ बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा जिसने एलिगेशन लगाई, जिसने इल्ज़ाम लगाया। यानी वो कहता होगा मैं ठीक हूँ, वो कहता होगा कॉन्ट्रैक्ट करो, लेकिन जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि नहीं जी इस टाइम पे साउंड माइंड नहीं है, तो उसी को साबित करना होगा कि इस वक्त साउंड माइंड नहीं है, इसलिए मैं इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा। तो एक कॉमन रूल किताब ने दे दिया है कि वो लोग जो कि ज़्यादातर पागल रहते हैं, कभी कभी ठीक होते हैं, जब वो पागल हों तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, जब वो ठीक हों तो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। और वो लोग जो ज़्यादातर ठीक रहते हैं, कभी कभी पागल हो, तो ठीक इंटरवल्स में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन ख़राब इंटरवल्स में कॉन्ट्रैक्ट। एक ही तरह की बात बार बार रिपीट हुई है। बहुत मुश्किल बात तो नहीं कर रहे हम, थोड़ा सा किताब की ज़बान में देखने की कोशिश करते हैं। साउंड माइंड, अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एक बंदे को साउंड माइंड कब कहेंगे?
if at the time when he makes it he is capable to understand the terms of contract, to form a rational judgment as to its effect upon his interest. जिस टाइम पे वो कॉन्ट्रैक्ट करे उस टाइम पे वो समझ सकता हो और एक जजमेंट दे सके कि उस कॉन्ट्रैक्ट का उसके ऊपर क्या, उसके इंटरेस्ट के ऊपर यानी कि उसके मफादात पे उसका क्या इम्पैक्ट है। तो साउंड माइंड उसे कहेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त इतने होशो हवास में हो कि ना सिर्फ वो कॉन्ट्रैक्ट को समझ सके बल्कि ये भी जान सके कि इसमें मेरी अच्छाई क्या है और इसमें मेरी बुराई क्या है, इसमें मेरे लिए क्या अच्छा बुरा है, उसको हम कहेंगे साउंड माइंड। ये बात समझ आई। एग्जाम्पल साउंड माइंड की, स्पेसिफिक पर्सन या इडियट जो परमानेंटली इनसेन है, जो परमानेंटली पागल है। ल्यूनेटिक, मेंटल स्ट्रेन और डिजीज़ विद जिसमें कुछ इंटरवल्स होते हैं, सैनिटी के भी कुछ इंटरवल्स में आप सेन मतलब सही होश में होते हैं, इनसेन का मतलब है पागल। तो ल्यूनेटिक पागलपन की बीमारी जिसमें ज़्यादातर आप पागलपन की हालत में लेकिन कभी कभी ठीक है। और ड्रंकन पर्सन, एक्सेसिव यूज़ ऑफ सर्टन लस्सी मे कॉज टेम्परेरी इनकेपेबिलिटी ऑफ माइंड। तो कभी कभी एक्सेसिव यूज़ ऑफ कोई भी ड्रग, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप उस वक्त होशोवास में ना हो, इसमें दूसरे लोग भी आते हैं, इसमें फ़ीवर वाले लोग भी आते हैं जो बहुत बड़े फ़ीवर में हों। एक बंदे पे बीमारी का इतना गलबा हो कि उस बीमारी की शिद्दत में वो अजीब सी बहकी सी बातें करना शुरू कर दे, तो उसको भी हम इसी कैटेगरी में लेके आएंगे ड्रंकन पर्सन के। तो जिस वक्त वो बीमारी की उस कैफियत में उस वक्त उससे कॉन्ट्रैक्ट ना किया जाए, अदरवाइज उससे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब आगे इसके बारे में रूल देखने की कोशिश करते हैं। अनसाउंड पर्सन के रूल क्या हैं। अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड। यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, नॉर्मली अनसाउंड होता है बट कभी कभी साउंड होता है। मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ, उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जब वो साउंड माइंड हो। A person who is usually of sound mind but occasionally of unsound mind may not make a contract when he is of unsound mind. तो अगेन ये ज़्यादातर पागल रहता है तो हम कहेंगे जब ये ठीक हो उस वक्त क्या होगा, हाँ जी उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। वो ज़्यादातर ठीक रहता है, कभी कभी ख़राब होता है, तो जब ख़राब होगा हालत तो उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। क्या ये सारी बात समझ आई जी। तो अगर इतना रेगुलरली ड्रंक करता है तो ऑटोमेटिकली उसको पागलपन वाली बात वो हो जाएगी, यानी ऑटो पे जो इतना ड्रंक करेगा, इतना ज़्यादा एडिक्ट होगा, वो ज़्यादातर पागलपन की हालत में रहना शुरू कर देगा, ज़्यादातर दुनिया से बेगाना रहेगा। क्या चीज़ जी, असल में हिप्नोटिज्म तो एक फ़ेज़ है जो कि एक बंदे ने गलत तरीके से आपके ऊपर तारी की है। उसमें हम एक आगे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फ्री कॉन्सेंट। आप जहनी तौर पे आज़ाद हो फैसला करते हुए, उसमें आप जहनी तौर पे आज़ाद नहीं हैं। जी, अब अगेन वही बात है कि आप मामले को अदालत में ले जाएंगे और आप कहेंगे कि मेरे साथ इस तरह से हुआ, फिर अदालत उसको साबित करेगी। ये मसला हमारा है ही नहीं, इस पे हमने नहीं सोचना कि पता कैसे लगेगा, सबूत कितने होंगे, सच कैसे सामने आएगा, झूठ कैसे सामने आएगा। हम मामला उठा के अदालत की तरफ भेज दिया करेंगे और यकीन रखेंगे कि अदालत वाले बड़ा अच्छा इंसाफ कर देंगे। जी, कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त एक बंदा ठीक था, बिल्कुल ठीक, बाद में वो कॉमा में चला गया। इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन और बाद में अब वो इस पोजीशन में नहीं है। अब पॉइंट यही है कि वो किस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर वो कुर्सियाँ सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट है तो बंदा अगर कॉमे में भी चला गया तो जो उसकी केयर टेकर है, जो भी उसका केयर टेकर है, जिसके पास उसका सारा सामान और वो सारा कुछ उसके एसेट्स हैं, वो कुर्सियाँ सप्लाई कर देगा, जस्ट लाइक एक बंदे के मरने के बाद उसकी लीगल वर्सा। लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट था वही कि इस बंदे ने गाना गाना था, वो कॉन्ट्रैक्ट फौत हो जाएगा। तो आगे जाके हम देखेंगे कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट एक बंदे के इनसेन होने से या मर जाने से ख़त्म हो जाते हैं और कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जो भी केयर टेकर हो वो उसे परफॉर्म कर देता है। अगर ये उम्मीद है कि थोड़े टाइम तक सही हो जाएगा तो उस थोड़े टाइम तक उसकी लीगल मामलात किसी ने तो देखने हैं। तो अदालत भी अगर कोई नहीं होगा तो फिर आपको कैसे पता उस बंदे के बारे में। एक बंदा कोमे में गया और कोमे में गया मर गया, तो फिर तो हमारी केस स्टडी में नहीं आएगा। हमारी केस स्टडी में कब आएगा? जब हमें पता है कि वो कोमा में गया है। तो हमें किसने बताया कि वो कोमा में गया है? तो सोशल मीडिया पे किसने पोस्ट की होगी? उसके किसी नौकर ने।
तो वो नौकर ही जाके किसी को बताता है कि भाई ये बंदा कोमा में चला गया। अगर उसने बताना है, अगर उसकी नीयत साफ़ है, और नीयत साफ़ नहीं है तो वो सोशल मीडिया पे थोड़ी डालेगा, वो उसके एसेट्स लूट के चला जाएगा। तो पॉइंट ये है कि अगर हमारे केस स्टडी में एक ऐसा बंदा आ रहा है जो कोमा में गया है, तो हमें पता लगा है किसी से, जिससे पता लगा है शायद वो हमारे साथ साथ गवर्नमेंट को भी बता सकता था, और फिर गवर्नमेंट वहाँ पे कोई केयर टेकर अपॉइंट कर देती है। जी बर्डन ऑफ प्रूफ, असल में हम कहते हैं कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे जाता है। जब भी एक मामला अदालत में जाता है ना, और बड़ी सारे दलाइल और वो सारा कुछ होता है, तो ऐसे में एक कॉन्सेप्ट आता है बर्डन ऑफ प्रूफ का, कि हाँ भाई इसको साबित कौन करेगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं अचानक से अदालत में जाके और केस कर दूँ, मैं कहूँ कि ये भाई आके मुझे घूंसा मार के चले गए, ये भाई अपने घर में सुकून से बैठे हुए। अब अदालत में सोचें तो सही, बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होगा? मैंने इल्ज़ाम लगाया, वो तो सुकून से बैठा हुआ है, अदालत उससे थोड़ी पूछेगी, वो मुझे आके कहेंगे कि जी आप पहले साबित करो, और अगर मैं साबित ना कर सका तो मेरे ऊपर चार्जेस पड़ जाएंगे, एक्सपार्टी डिसीजन हो जाएगा, दूसरे बंदे को अदालत में बुलाने से पहले ही मेरा मुकदमा भी खारिज हो जाएगा, मुझे जुर्माना भी चार्ज कर देंगे। तो बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब ये है कि कई दफ़ा साबित करने का एक बर्डन होता है कि हाँ भाई मतलब आप बताएं इस पर। तो ऐसे में अगर एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसमें गड़बड़ हुई है और एक मसला बन गया है कि बंदा होशोवास में था या नहीं था, तो बर्डन ऑफ प्रूफ इस पे आएगा जिसने कंफर्म किया है, इसको साबित करना होगा। नहीं उस टाइम पे ये देखें, ये वाली मेडिकल रिपोर्ट, ये वाला फलाना, ये ईसीजी, ये वाले डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट, इसके तहत मैं बता रहा हूँ कि बंदा सही है। और दूसरी तरफ एक अचानक से एक बंदे पे मैं जाके इल्ज़ाम लगा दूँ कि उसने तो पी रखी है, तो ऐसे में उसने साबित नहीं करना कि उसने पी है या नहीं पी, उसने साबित करना है जिसने इल्ज़ाम लगाया। तो बर्डन ऑफ प्रूफ का अदालत में कॉन्सेप्ट होता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कभी किसी सिनेरियो में इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो आपको बताओ कि जो मशकूक बात कर रहा है ना, अजीब बात कर रहा है, उसके ऊपर बर्डन आता है सारा। डन। सर एक सिनेरियो में जिस तरह जो हमारे यहाँ पे काफ़ी बूढ़े लोग होते हैं, तो डेथ से पहले वो जिस तरह अपनी विरासत आगे बांटते हैं, ठीक है, तो अब एक भाई कहे कि मेरे अबू सब होश में नहीं थे, दूसरा कहे कि नहीं होश में थे, तो ये बात और फौरन तब उनकी डेथ भी हो जाएगी। ठीक है जी। अब एक साहब ने अपनी डेथ के करीब विरासत में मतलब कुछ लोगों को वो शेयर लिखा, और दो भाई थे और दोनों में झगड़ा हो गया, और एक ने कहा जी उस वक्त जो है वो जो वालिद हैं वो होशो हवास में थे, दूसरे ने कहा नहीं जी वो तो उस वक्त बीमारी की इतनी शिद्दत में थे कि ठीक नहीं थे। अब अदालत में बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे आएगा जो कह रहा है कि सही नहीं थे, जिसने एलिगेशन लगाई है, ठीक है, उसको साबित करना होगा सही नहीं थे। क्योंकि कॉमनली हम एज्यूम करेंगे कि एक बंदा अगर मरने से पहले अपनी विरासत लिख रहा है, इसका मतलब है वो होशो हवास में। तो इसका मतलब है कि अजीब बात वो नहीं कर रहा जो कह रहा है बिल्कुल अब्बा जी या दादाजी होशो हवास में थे। मशकूक बात कौन कर रहा है? जो इल्ज़ाम लगा रहा है। तो इसलिए उस वाले केस में मशकूक बात है एलिगेशन लगाना, तो फिर साबित भी उसी को करना पड़ता है जिसने एलिगेशन लगाई। और अगर सर वही पर्सन मोस्ट ऑफ हिज लाइफ ल्यूनेटिक थे, तो फिर वो जो हाँ, अब अगर वो बंदा ज़्यादातर ल्यूनेटिक था और अब आपको ये है कि हाँ भाई इस टाइम पे ये होशो हवास में है या नहीं है, तो अब जो कंफर्म कर रहे हैं उसी के ऊपर मुसीबत आएगी। क्योंकि कॉमनली लोग ये देखते हैं कि कॉमन बात क्या है, कॉमन बात ये है कि ये पागल है, कॉमन बात ये है कि ये सही है, मशकूक बात ये है कि वो सही है, मशकूक बात ये है कि ये पागल है। तो जो मशकूक बात कर रहा है ना, उसको बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर आएगा, उसको साबित करना होगा वो जो कहना चाह रहा है वो सही है या नहीं। अनसाउंड और उसकी सारी कहानियाँ समझ आई कि अनसाउंड मुख्तलिफ तरह के फेजेस का हो सकता है। तीसरी चीज़ जिसको लॉ ने मना ना किया हो, डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय लॉ। हमने कहा कंपिटेंट वो होगा जो मेजर है, कंपिटेंट वो होगा जो कि साउंड माइंड है, और कंपिटेंट वो है जिसको लॉ ने मना ना किया हो। लॉ ने कुछ लोगों को मना कर दिया या लोगों से हमें मना कर दिया कि आपने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, दो ऐसे मुल्क जिनके दरमियान जंग चल रही हो, उन मुल्कों के सिटीजन्स को आपस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। अगर पाकिस्तान इंडिया कोई ट्रेड चल रही है और अचानक से पाकिस्तान इंडिया जंग छिड़ जाती है, तो इंडियन लोग जो है वो आपके एलियन एनिमी बन जाते हैं। एलियन एनिमी का मतलब है वो एनिमी जो जिसके साथ आपका मुल्क वॉर में है, वो दूसरे मुल्क का बाशिंदा जो आपके मुल्क के साथ लड़ाई में है, दूसरे मुल्क का शहरी। हालांकि मुल्क का मुल्क ही होना चाहिए, शहरी तो शहर का होता है, लेकिन दूसरे मुल्क का शहरी, और उसको इंग्लिश में भी क्या कहते हैं? सिटीज़न, कंट्री का सिटीज़न।
तो अब अगेन वही बात है कि अंग्रेज़ों की वजह से हमने जब उसकी उर्दू निकाली तो हमने उसको मुल्की नहीं कहा, शहरी का। तो अजीब सी ज़बान है ये इंग्लिश। कार से चीज़ आती है उसे कहते हैं शिपमेंट, और शिप से जाती है उसे कार्गो कह देते हैं। भाई आप कार से जाने वाले को कार्गो कर दो और शिप से जाने वाले को शिपमेंट कर दो, तो वो नहीं जो है ना। तो ये खैर अंग्रेज़ों के मसले, और हम चूँकि 1872 पढ़ रहे हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बनाए हुए कवानीन हम ज़्यादातर देख रहे हैं, तो इसलिए इसमें अंग्रेज़ों की काफ़ी ज़्यादा झलक है। हमने ये कहा कि वो मुल्क जिसके साथ आप हालत जंग में हैं, आ सिटीज़न ऑफ फॉरेन कंट्री वाइल पाकिस्तान इज़ एट वॉर विद दैट कंट्री, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना मना है, नहीं करेंगे आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, समझ आ गया। एक पॉइंट मैंने आपको पहले बताया था जस्ट एग्जांपल देते हुए, कन्विक्ट वाइल अंडर इम्प्रिजनमेंट इज इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। कन्विक्ट कहते हैं मुजरिम को, मुलजिम नहीं, मुजरिम। एक शख्स अगर मुजरिम है और ज़ेरे हिरासत है, उसके साथ लॉ ने हमें मना कर दिया कि आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। लॉ ने जितने भी लोग बताए हैं ना, वो इसलिए बताए हैं कि उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करने में हमारा नुकसान है, ख़तरा है। एक बंदा जो पहली मुजरिम है और हवालात में है, बहुत ज़्यादा गुमान ये है कि गलत आदमी होगा, तो उसके साथ अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ख़तरा हो सकता है। हाँ, अगर वो बंदा ज़मानत पे रिहा हुआ है, मुल्क से बाहर गया हुआ है, दवाइयाँ ढूंढ रहा है, रिश्तेदारों को मिलने गया है, ठीक है, या अपने महल में छुप के बैठा हुआ है, सारी पार्टियां कवर करनी थी ना, तो ऐसे बंदे से कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ऐसा मुजरिम जो मुजरिम हो, मुलजिम नहीं, मुजरिम हो, और नंबर 2 ज़ेरे हिरासत हो, तो जिस वक्त वो हवालात में हो उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। लेकिन अगर उसकी सज़ा ख़त्म हो जाए, वो बाहर निकल आए, या वो ज़मानत पे रिहा हुआ वो, उस वक्त आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दिस डिसेबिलिटी कम्स टू एन एंड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कहते हैं सज़ा को, सज़ा ख़त्म होने पे ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। और व्हेन ही इज़ ऑन पैरोल, जब वो ज़मानत पे हो, जब वो रिहा हो के आया हुआ, कुछ अरसे की गुंजाइश लेके आया हुआ, किसी लीगल उज़्र पेश करके वो बाहर निकल के आया हुआ, आप उस वक्त उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर इश्तिहारी है और वो है क्या कहते हैं, मुलजिम इश्तिहारी है, मुजरिम इश्तिहारी नहीं। अगर फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई तो कोई मसला नहीं है। फ़र्द जुर्म आयद होना यानी कि अखबार में आया कि फ़लाना के ऊपर केस कर दिया अदालत में, फ़लाना को अदालत में बुलाया गया, ये मुलजिम होते हैं। हम गलत फहमी में मुलजिम को मुजरिम समझ लेते हैं और सोशल मीडिया पे शोर मचा देते हैं। बाद में पता लगता है कि जी वो तो सिर्फ मुलजिम था, मुजरिम तो था ही नहीं। वही बंदा आके किसी बड़ी सीट पे बैठ जाता है और हम सोचते हैं ये क्या हुआ, तो बाद में हमें बताया जाता है कि वो मुलजिम था, बस हम जिस ग्रुप को फॉलो करते थे उन्होंने ज़रा शोर ज़्यादा मचा दिया था। तो अब ये भी अब जुल्म है ना। अब पता नहीं असल मुजरिम थे या नहीं थे। असल मुजरिम थे तो अब क्या कर रहे हैं यहाँ, और अगर नहीं थे तो उस वक्त क्यों भेजा। तो कहीं ना कहीं किसी एक तरफ कोई ना कोई नीयत में कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है। ये बात समझ आई। मुजरिम और हिरासत में तो आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फिर एक और ग्रुप ऑफ पर्सन है, फॉरेन एम्बेसडर्स, बाहर के सिफारतकार, फिर बाहर के जो ऑफिशियल डेलीगेट्स पाकिस्तान में आते हैं, जो ऑफिशियल मेहमान होते हैं पाकिस्तान में। अब ऐसा ना हो कि बाहर से एक एम्बेसडर आया हो, बाहर से कोई मेहमान आया हो, बाहर से कोई क्रिकेट टीम को हमने खास तौर पे बुलाया हो और उसके ऊपर पाकिस्तानी शहरी केस करके उसको रोक ले, अदालत से स्टे दिलवा दे कि जिसका नाम ECL में डाल दिया जाए, ये इसने जो है वो मेरे साथ नाइंसाफ़ी की है, मैं इसको अपनी अदालत में इसके ऊपर केस चलाऊँगा। तो पाकिस्तान में हमने अपने इस तरह के जो ऑफिशियल सरकारी मेहमान हैं उनको इम्यूनिटी दी हुई होती है। इम्यूनिटी कहते हैं इस्तस्ना को, वो मुस्तस्ना होते हैं, उनके ऊपर लीगल केस नहीं हो सकता, कोई उनके ऊपर कानून, उनको अदालत नहीं ले जाया जा सकता। वो अपनी खुशी से अदालत जाना चाहें तो ठीक है, वो किसी पे केस करना चाहें तो ठीक है, उन पे कोई पाकिस्तानी शहरी गवर्नमेंट केस करना चाहे कर दे, पाकिस्तानी शहरी उनके ऊपर केस नहीं कर सकता। तो फिर लॉ आपको कहता है कि देखो ऐसे लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट मत करना, क्योंकि कल को अगर उन्होंने आपके साथ गड़बड़ की तो आप अदालत जाके अपना हक नहीं मांग सकेंगे। तो ये वो लोग नहीं है जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते नहीं हैं, ये कॉम्पिटेंट हैं, ये अक्ल शऊर रखते हैं, लेकिन लॉ ने लिस्ट बना दी कि इनके साथ मत करना। उन्होंने कहा कि आप उस मुल्क के बंदे के साथ मत कॉन्ट्रैक्ट करना जिससे आपकी जंग चल रही है, किसी भी वक्त वो हुब्बुल वतनी में आपको नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है।
आपने उस बंदे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना जो जेल में है और जो जिस पे फर्द जुर्म आयद भी हुई है, जो मुजरिम भी है अदालत की नज़र में और वो जेल में भी है, उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। आपने इस किस्म के फॉरेन स्वेनर्स, एम्बेसडर्स, इनसे नहीं करना, इनके पास इम्यूनिटी होती है। दे हैव अ राइट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बट कैन क्लेम द प्रिविलेज ऑफ नॉट बीइंग सूड। ये प्रिविलेज का फ़ायदा उठा सकते हैं कि इनके ऊपर केस नहीं हो सकता अनलेस दे चूज टू सबमिट देमसेल्फ टू द जुरिसडिक्शन ऑफ आवर कोर्ट। अगर वो खुद कहते हैं कि हम आपकी कोर्ट्स के सामने पेश होना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज हम इनको वो नहीं कर सकते। भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? अगर हमने किसी फॉरेन एम्बेसडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और हमने उस कॉन्ट्रैक्ट में उनसे ये बातें करवा के साइन करवाए कि भाई अगर कोई आपने गड़बड़ की तो आप अदालत में तो भी नहीं कर सकते, क्योंकि कानून ने अगर कह दिया, कानून ने मना कर दिया। ये ऐसी ही है जैसे आप कहें अगर एक मैं माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करूं और उसे लिखवाऊं कि लिखो मैं कसम खाता हूं कि अगर मैंने कुछ गलत किया तो आप मुझे अदालत ले जा सकते हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि कानून ने जब मना कर दिया था तो अब आपका कागज बेकार हो जाएगा। तो इन 4 पॉइंट्स में से हमने एक पॉइंट छोड़ा, जिस तरह का पॉइंट हमने माइनर में छोड़ा था, इंसॉल्वेंट वाला। तो इंसॉल्वेंट वाली इस कहानी को भी कैरी फॉरवर्ड कर दें। इंसॉल्वेंट की सारी कहानी हम इकट्ठे समझेंगे कि इंसॉल्वेंट क्या है। जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट करती है, मतलब बाहर की कंट्रीज के साथ, ठीक है, तो फिर वो उस पर भी लीगल केस नहीं हो सकता। आप अगर गौर से सुने तो मैंने थोड़े पहले कुछ कहा, पाकिस्तानी शहरी उन पे केस नहीं कर सकता बट गवर्नमेंट उन पे केस कर सकती है, आम इंसान नहीं कर सकते। जी 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 ठीक है, बिल्कुल, मैं मेरी तरफ से ख़त्म हो गया। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं। हमने क्या पढ़ा है वो लाइन छोड़ के हमने ये वाला पूरा यूनिट एंड तक पढ़ लिया है, बस वो एक लाइन हमने नहीं पढ़ी, बाकी हमने यूनिट पढ़ लिया है। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं।